अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और रमज़ान में ख़ास तौर पर अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, डिफरेंट रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं और आपको मुफीद मशवरे भी दिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और क्या डाइट प्लान होना चाहिए और किन ग़िज़ाओं से हमें परहेज़ करना चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ जो हमें खानी चाहिए। और इसके साथ आज के हमारे मेहमान डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक के लिए रमज़ान का अभी तो स्टार्ट है, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। अभी से हमें अपनी चीज़ों को ज़रा मैनेज रख के चलना पड़ता है जी, कि आप अपनी हेल्थ को भी लेके चलें और अपनी बाकी चीज़ों को भी लेके चलें। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि मैं ये हमारे देखने वालों के लिए भी ये बात कहूँगा कि रमज़ान में सबसे पहले हमें इसी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान सिर्फ ये नहीं है कि प्यासे रह लेना, भूखे रह लेना, अपने आप के साथ भी आपने जस्टिस करना है, अपनी हेल्थ के साथ भी आपने जस्टिस करना है। अब इसमें क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सबसे पहले ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ रमज़ान में क्या देखा जाता है कि लोग कहते हैं अफ्तारी में जितना हम खा सकते हैं, जितनी ओवरलोडिंग हो सकती है बिल्कुल इसी तरह। और इसमें हर चीज़ जिस तरह कहा जाता है, हमारी गलती भी नहीं ना, बहुत कुछ हमारे आगे होता है ना टेबल पे, फिर ये दिल कर रहा होता है कि वो भी खा लिया जाए, उसको भी टेस्ट कर लिया जाए। वो थोड़ा थोड़ा करते इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर बाद में समझ आती है ज़्यादा खा लिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको देखते जाएँ कि डाइट किस तरह से करनी चाहिए, तो अफ्तार में सबसे पहले हमारी कोशिश होती है हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बिल्कुल। और उससे क्या है, हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारी बोन्स ज़रूरी नहीं है। अभी कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन है, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है, लेकिन हमेशा आपको पहले कुछ खाना चाहिए, थोड़ा सा मिड में आपको पानी लेना चाहिए। और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, इनको जितना कम हम यूज़ करें, यानी हमें मीठा पानी नहीं पीना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मीठा पानी मुझे लगता है आप जो घर के मशरूबात हैं, संदल का शरबत है, बाजूरी का है, ये पी सकते हैं, जो नेचुरल है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये मुझे लगता है कि आप अपनी हड्डियों को कमज़ोर से कमज़ोर करते जाते हैं। वो इसलिए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, इसमें होता है फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है कैल्शियम की। और हमारी डाइट में हमारी बोन्स को जो मेजर सोर्स है, जो रिक्वायर्ड होता है, वो कैल्शियम है। जब हम कैल्शियम ही प्रॉपर नहीं ले रहे, अगर ले भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो साथ जो हम सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज कर रहे हैं, वो वैसे ही ब्रेक डाउन कर रही हैं उस कैल्शियम को। तो हमारे खाए पिए का हमारे पेट को फायदा होगा, हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर हमें बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बहुत से हमारे पास ऑप्शन है। हमें जिसको हम कहते हैं नींबू पानी, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। पानी में चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें शहद का इस्तेमाल कर लें। आप उसके अलावा थोड़ा सा, अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है, आपको बीपी का मसला नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू के साथ, वो बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा डिटॉक्स वाटर, जिसको वेट लूज करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप गाजर लें, आप उसके अलावा प्याज लें, और उसके अलावा आप ये जो होते हैं बाकी लेमन का यूज कर सकते हैं, मिंट यूज कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके नमक और काली मिर्च डाल के इसे ओवरनाइट आप पड़ा रहने दें और इसको ठंडा करके आप पिएं। इससे अच्छी कोई ड्रिंक नहीं है अफ्तारी में आपके लिए। आप इसको सहरी में भी पीना चाहें। अब सहरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं पराठे खा लें। चीज़ों को जितना खा लिया जाए उतना अच्छा है। चाय पीने की तरफ हम जाते हैं। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, पराठे जो हैं, इससे हमें भूख जल्दी लगेगी। पराठे जल्दी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम चाय को देखें, चाय को पीने के साथ हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप चाय पियेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इस तरह से नहीं है। जब आप चाय का यूज़ करेंगे तो आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगी और जल्दी से आप वीकनेस की तरफ चले जाएंगे। लस्सी भी तो कहते हैं ना, लस्सी पीने से जो आपको प्यास कम लगती है। लस्सी पीनी चाहिए, बिल्कुल लस्सी आपको पीनी चाहिए। लस्सी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि क्या हमारी बॉडी के लिए ये एक्सेप्टेबल चीज़ है कि नहीं। अब जिस तरह 40 प्लस हैं, आजकल तो 30s में ही इश्यूज आने शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ। अगर हम देखें, हर दूसरा तीसरा बंदा, 10 में से अगर हम देखें ना, तो हमारे 3 बंदे ऐसे हैं जो 20 हैं।
मोटे हैं जी, मोटापा। मोटापे में सबसे पहले आपको देखना पड़ता है हम कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमने इस्तेमाल नहीं करनी। अब हमारे यहाँ मोटा बंदा जो होगा उसकी सबसे ज्यादा कोशिश होगी मैं खा लूं चीजों को, और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितनी चीजें आप कम खाएं उतना आपके लिए अच्छा है। आप बैलेंस डाइट रख के चलें। सहरी की जहाँ तक हम बात करते हैं, सादा रोटी लें आप घर का जो भी सालन वगैरह है वो आप लें, पराठों की जान छोड़ दें, फ्राइड चीज़ों की जान छोड़ दें। इससे क्या है कि हमारी बॉडी, आप एक दिन ये चीज़ें करके देखेंगे, रोटी खा के देखें, साथ घर का सालन और चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेनी, आप डिटॉक्स वाटर पी के देखें, आपका बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। तो सहरी में हमें सैलेड खाना चाहिए? सैलेड खाना चाहिए। अब जिस तरह मैं आज की बात करूं, मैं सहरी करके आया हूं, तो मैंने सुबह सैलेड लिया है और साथ एक वाइट ली है और बिल्कुल ठीक जा रहा है। और जिस दिन मैं रोटी वगैरह ज्यादा खा लूं या पराठा खा लूं, 11-12 बजे के बाद आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है। एग नहीं खा सकते ना, जैसे कि बीपी पेशेंट जो होते हैं वो अंडा नहीं खा सकते हैं। बीपी पेशेंट जो होते हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो जर्दी है अंडे की वो आप ना खाएं, लेकिन थोड़ा बहुत एग वाइट आप लें, क्योंकि एग वाइट जो है वो एक प्योर सोर्स है प्रोटीन का। जी, हमारे पास एग वाइट एक प्रोटीन का सोर्स है, हमें एग वाइट लेना चाहिए अपनी डाइट में। आप एग वाइट लें, आप चिकन लें, स्टीम चिकन ले लें, आप सैलेड बनाएं उसमें स्टीम चिकन डाल के खाएं। आपका बहुत ही ज़्यादा दिल करता है फ्राइड चीज़ों को, बहुत थोड़ी सी आप ले सकते हैं, लेकिन आप पहले देखें कि आप उसको बेयर कर सकते हैं खाने के बाद के नहीं। अफ्तारी के बाद ये नहीं कि आप मेडिसिन ले रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफ्तारी में, अब आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अफ्तारी में साथ कोल्ड ड्रिंक ज़रूर होती है, ज़रूर पी जाती है। अब कोल्ड ड्रिंक की वजह से क्या होता है, हम अपनी बोन्स को भी वीक कर रहे हैं, हम अपनी हर चीज़ को डैमेज कर रहे हैं। इसके साथ एक तो आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप ड्रिंक ले रहे हैं, और तीसरे नंबर पे अब तीसरी चीज़ इसमें क्या आती है, अफ्तारी में इतना खा लेते हैं, फिर कहते हैं कि अब खाना नहीं खाया जाएगा, और खाना खाते हैं रात को 1-2 बजे जाके, फिर सहरी भी करनी है। अब हमारा माइंडसेट ये भी है, सहरी नहीं करेंगे तो उससे हम यही कंसीडर करेंगे कि हमने सहरी के बगैर रोजा रखा है। बेशक हमने रात का खाना रात के 1-2 बजे खाया, फिर से बर्निंग इश्यूज तो होंगे, फिर गैस्ट्रो इश्यूज तो बहुत होंगे। बिल्कुल इसी तरह गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, और बीपी के इशू होते हैं, कार्डिक पेशेंट्स जो हैं उनमें कार्डिक इश्यूज होते हैं। और एक और बड़ी चीज़ है जो देखने को मिलती है, जो लोग स्मोकर्स हैं उनकी सहरी और अफ्तारी में कोशिश होती है हम जितनी ज़्यादा स्मोकिंग कर सके हम करें। उससे क्या है, ये बहुत अहम जो आप भी बता रहे हैं, और खास भाई मर्द जो हैं हमारे हज़रात, इसी तरह ये ज्यादा जो है वो खाने पीने से ज्यादा बिल्कुल इसी तरह वो अहमियत देती है सिगरेट नोशी को। बिल्कुल इसी तरह अफ्तारी में इनकी कोशिश होती है बेशक खजूर खा लें, बाद में इन्होंने स्मोकिंग जरूर करनी है। अब उसके बाद होता क्या है, आप देखेंगे आपको बर्निंग होगी, आपको प्यास ज्यादा लगेगी। आप जो लोग स्मोकर हैं वो इस चीज को देखें, उनके अंदर ये सिम्टम्स होंगे, उनका गला खुश्क होने लग जाएगा, मुंह खुश्क होने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें उनमें आती हैं, यानी फिर डिहाइड्रेशन भी आती ही आती है उनमें, वो जितना मर्जी पानी आता है। फिर उसके बाद वो पानी की जगह चाय का इस्तेमाल शुरू कर लेते हैं, चाय या कॉफी का। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी डाइट को बैलेंस रख के चलना चाहिए। हमारे पास बड़े सोर्स हैं प्रोटीन के। अगर हम देखें हमारे पास चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स हमें, आप अफ्तारी में या सहरी में दही खाते हैं, दही में आप चिया सीड्स डाल के खा सकते हैं। आप चिकन ले सकते हैं, आप उसके अलावा वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप आयरन के लिए पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके अपनी डाइट को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसी कौन सी ग़िज़ा जो हमें नहीं खानी चाहिए, रमज़ान में खास तौर पर परहेज़ करना चाहिए? रमज़ान में सबसे पहले मैं कहूँगा आपको फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किसी किस्म की फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो घर की हो या बाहर की हो। दूसरे बाहर की तो खास तौर पे वो नहीं पता आप किस तरह से बन रही हैं, क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तीसरे नंबर पे आपको क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ऑयली खाने, गरम मसाले या ज़्यादा मसालों वाले खाने जो होते हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जब तक खाने पे आपको तरी नहीं नजर आती हम कहते हैं सालन नहीं अच्छा। उल्टा वो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, यानी ऑयल। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमने फ्राइड चीजें नहीं खाई, हम तो घर का खाते हैं। तो आप उनके घर का सालन लेके देखें तो उसमें से 1 कप ऑयल निकल रहा होता है। तो इस चीज को भी हमें देखना चाहिए कि हम क्या डाइट ले रहे हैं अपनी। आप अपनी डाइट को
रमज़ान एक ऐसा महीना है जो मुझे लगता है हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी देखें तो हमारी बॉडी को बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं बीमारियों से फ्री करने के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। इसमें हम फास्टिंग करते हैं और बहुत सी चीज़ें इस तरह जिसे हम लेके चलते हैं। अब एक और ड्रिंक है, इसके हमारी ऑडियंस को इतना इसके बारे में नहीं पता होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ड्रिंक थी और इसमें क्या किया जाता है, पानी लेके उसमें खजूरों की गुठलियां निकाल के उसे पानी में डिप कर दिया जाता है और उसे ओवरनाइट रख के पिया जाता है। ये उसको आप सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हो और ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल मैदे के लिए बहुत अच्छा है ये पानी। बिल्कुल इसी तरह उसके बाद वो जो उसमें खजूरें हैं वो आप खा लें। इसको आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तारी में भी, और इसको 2 से ज़्यादा दिन आपने नहीं रखना। मतलब कि ये नहीं कि डिप करके वो पानी हफ्ता चार रहा है, 10 दिन वही पानी स्मेल आने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खासतौर पर अगर बात की जाए बच्चों की, आजकल बच्चे हैं, बच्चे भी रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं। बच्चों के लिए हमें बताया कि क्या खासतौर पर उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? बच्चों के लिए मुझे लगता है हमें डाइट प्लान में सबसे पहले दूध ऐड करना चाहिए जी। दूध, दही और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डाइट में। दूध क्यों ज़रूरी है? अब हमारे यहाँ लोग, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चों में बोन्स के इश्यूज इस टाइम बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं वो बताते हैं डॉक्टर साहब इसके ये इशू है, इजीली कोई छोटी सी चोट लगी है, उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई है। क्यों? अब जब पूछा जाता है दूध, तो आजकल तो दूध मिलता ही नहीं है। अब आपको दूध भी तो नहीं है बिल्कुल ना? मैं कहता हूँ बेशक प्योर दूध नहीं मिलता, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपके पास कोई भी दूध आ रहा है, आप देखें, अपनी तरफ से कोशिश करें अच्छे से अच्छा दूध आप लें और अपने बच्चों को दूध की आदत डालें। आप अभी से इस चीज़ के चक्कर में कि खालिस दूध नहीं मिल रहा, हमें क्यों पिलाएं, आप उल्टा अपने बच्चों को नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। उनकी डाइट अच्छी रखनी। दूध की कितनी क्वांटिटी, कितना बच्चे को दूध एक दिन में देना चाहिए? एक दिन में बच्चे को आपको 1 कप या 1.5 कप दूध देना चाहिए। यानी 1 गिलास हो गया ना, 1.5 कप 1 गिलास नॉर्मली बन जाता है। और एक और चीज़ है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मदर्स ये चीज़ करती हैं कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, पत्ती डाल देती हैं। बच्चे दूध नहीं पीते, वो पत्ती डाल देती हैं अंदर के। चलो दूध पत्ती, दूध तो है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, दूध पत्ती का कोई फायदा नहीं है। आपने उसे दूध ही देना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ। अब हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है उनके लिए तो ये किसी हद तक चीज़ नहीं है, लेकिन आम लोग जो अफ्तारी में वीकनेस जिनको होती है, उनको चाहिए अफ्तारी के बाद थोड़ा सा दूध लेके गरम, उसमें हल्दी और उसके अलावा इलायची, दालचीनी, इसको डाल के पिए गरम, क्योंकि हल्दी इटसेल्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको निकालने के लिए हल्दी बहुत अच्छी होती है। बोन्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, जिसको हम कहते हैं क्रैम्प्स पड़ना। इट्स नॉर्मली खासतौर पे खवातीन में बहुत है, खवातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब रमज़ान में आप देखेंगे लोगों में क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा क्रैम्प्स के इशू, नेक स्पैज़म ज़्यादा, डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे मसल क्रैम्प्स बड़े कॉमन है। और एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरा इशू है स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं टेंशन। उसकी वजह से भी हमारे नेक मसल्स जो हैं ये स्टिफ हो जाते हैं। एग्जैक्टली नेक मसल के स्टिफ हो जाने की वजह से अब उस बंदे ने अगर टर्न भी लेना है तो वो पूरा अपने आप को टर्न करेगा, नेक को नहीं करेगा। बिल्कुल हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो चलो, जिसको आम जुबान में कहते हैं बल डाल गया गर्दन में, या पिलो बहुत ऊंचा ले गया, मसल पुल हो गया। पिलो ऊंचा लेने की वजह से भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले देखना चाहिए आपकी स्ट्रेस की हिस्ट्री तो नहीं। रात एक ही साइड पे सोए रहते हैं तब ये बहुत बिल्कुल इसी तरह बहुत ऊंचा पिलो और बहुत नीचा पिलो लेने की वजह से ये इश्यूज ज्यादा होते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ लोग जो आप जिस तरह से बता रहे हैं उन्हें ये प्रॉब्लम है मसल्स वगैरह की, उनके फेस वेल हो जाता है, आइस वेल हो जाती हैं, इसके पीछे क्या वजूहात होती है? इसके पीछे मल्टीपल कॉजेज है। मुझे लगता है अगर किसी के फेस स्वेल होता है तो उसको सबसे पहले अपनी जर्नल असेसमेंट करवानी चाहिए कि उसकी अंडरलाइन कॉज क्या है। आप इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते। वैसे नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि इसके पीछे क्या कॉज क्या है इसकी? इसके अंदर सबसे पहले मेजर कॉज ये होती है कि उनका स्लीप पैटर्न नहीं होता, कोई स्लीप पैटर्न की वजह से कोई टाइम सोने का नहीं है, उसके अलावा 2 से 3 घंटे नींद लेते हैं। आजकल हमारे देखा जाए तो कंप्यूटर यूजर्स जो हैं उनमें ये इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। वो क्यों? स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा है और वो रात सारी काम करते हैं और दिन सारा सोते हैं। बिल्कुल। अब आपकी बॉडी का एक साइकिल है, आपने अपने साइकिल को कंप्लीट करना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है
कि रात सारी काम करते हैं और दिन सारा सोते हैं। अगर हम अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स देखें तो हमारे पास यंग पेशेंट्स जो आ रहे हैं 100% मैं कहूँगा उनके अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि उनका स्लीप पैटर्न नहीं है। जी बिल्कुल, आप बात कर रहे थे अभी मैं जो आपसे पूछ रही थी सवाल के फेस वेल हो जाता है, आपने बताया कि उसके पीछे डिहाइड्रेशन जो है ये भी कॉज हो सकती है। तो फिर नॉर्मली दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए कि ताकि इससे बचा जा सके? दिन में हमें 6 से 7 गिलास पानी के पीने चाहिए। अभी तो रमज़ान है, रमज़ान में क्या रूटीन होनी चाहिए? रमज़ान में रूटीन ये होनी चाहिए कि आप इफ्तार में पानी लें, एक साथ आपने पानी नहीं पीना। एक साथ नहीं पीना, ये नहीं कि आप 2 से 3 गिलास एक साथ ही पी लें कि हमने 7 गिलास अपने पूरे करने हैं। आपने जितना पानी इजीली पी सकते हैं, आधा गिलास पिए खाने के मिड में, फिर थोड़ी देर बाद आधा गिलास पी लें, 1 गिलास हो जाएगा। उसके 2 से 3 घंटे बाद थोड़ा सा पानी पिएं। कोशिश करें नींबू पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। आप जिसको हम कहते हैं ORS, आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें इस तरह की हैं जिनको आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर इफ्तार में देखें तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हमने 3 से 4 गिलास इफ्तारी से लेकर रात सोने तक पीने हैं और उसके बाद सहरी में हमने 2 गिलास पीने। सो के उठ के आप एक पानी का गिलास पी लें और एक जब आप सहरी कर रहे हैं मिड में आप पानी पी लें और कोशिश करें ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। ठंडा पानी जो है उसका इस्तेमाल कम करें। आप देखेंगे आप थोड़ा सा पानी नीम गर्म करके पिएंगे, आपको प्यास जल्दी नहीं लगेगी। नीम गर्म पानी पीने से प्यास जल्दी आपको नहीं लगती। ठंडा पानी पीने से प्यास आपको जल्दी लगती है। जिस तरह हमारे यहाँ देखा जाता है, आप जिस तरह हम अभी मस्कुलर पेन की बात कर रहे थे, अगर किसी में मस्कुलर इश्यूज हैं तो स्वेलिंग आती है साथ, तो स्वेलिंग में कभी भी आप हीट नहीं देते। आइस क्यूब लेके जिस जगह पे स्वेलिंग है, फेस पे भी आइस पे देना, आप आइस क्यूब से कर सकते हैं क्योंकि बर्फ जो है, आइस जो है, इसकी तासीर गर्म होती है और ये हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता। आप कभी देखेंगे हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारा मुंह बाद में सूखने लग जाता है, हमें प्यास लगती है। उसकी रीज़न यही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ठंडे पानी की जगह हमें ताज़ा पानी या गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में। जी, और अगर ख़वातीन के इश्यूज़ की बात कर ले जाएं, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि ख़वातीन में बॉन्स के बहुत से मसाइल हैं, फिर कंधों के, पट्ठों के, और आप देखते हैं कि ये क्या उसको कहते हैं घुटनों के बहुत से मसाइल हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हम ओवर यूज़ एक्टिविटी ना करें। हमारे यहाँ फीमेल कहती हैं, उनको जब कहा जाता है आप एक्सरसाइजेस करती हैं, वो कहती हैं हम घर के काम करते हैं, वो एक्सरसाइजेस ही हैं। लेकिन इस तरह से नहीं है। घर के काम जो है वो ओवर यूज़ एक्टिविटी में आते हैं। आप एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहे हैं। अब शोल्डर के इशू को हम देखें, हमारे पास फीमेल आती हैं शोल्डर पेन के साथ। एग्जैक्टली, ये बहुत कॉमन है। अब इसमें 2 कॉजेज होती हैं। अब मेजरली उन्हें कहा, वो खुद ही अपना डायग्नोस बना के आई होती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा कंधा जाम हुआ है। अब इसमें हमें ये देखना चाहिए कि पीछे कॉज क्या है। ओवर यूज एक्टिविटी की वजह से सिलाई मशीन चलाती हैं घरों में, या कटिंग बोर्ड पे कटिंग ज़्यादा करने की वजह से, या बहुत बड़े बड़े बर्तनों में चम्मच घुमाने की वजह से क्या होता है, हमारे शोल्डर जॉइंट में एक लेयर होती है बरसा, वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसे कहते हैं बर्साइटस, जिसकी वजह से शोल्डर में पेन आती है शोल्डर जॉइंट में, और ये सारे इश्यूज साथ साथ उसके बनते हैं। फ्रोजन शोल्डर भी समटाइम बर्साइटस की वजह से ही आपका कंधा जाम हो रहा होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, कंधा जाम है, इसे हिलाएंगे सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगर हम घुटनों की बात करें तो नी पेन जो है ये फीमेल में बड़ी कॉमन है, और इसकी सबसे बड़ी कॉज है जीन्स। ये जेनेटिक इशू है। अच्छा, जीन्स पहनने से? जीन्स पहनने से नहीं, जेनेटिक इशू है। अच्छा, जेनेटिक, ये जीन्स में वेरी करता है, जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपकी मदर या फादर में नी का इशू है ना, तो आगे जाके आप में नी के इशू आएंगे, जिसको हम कहते हैं, यानी ये चीजें तो इनहेरेंटली जो है ये फेस करनी इसी तरह। इसमें असेसमेंट इसमें भी रिक्वायर्ड होती है। हमें देखना पड़ता है कि ये जिस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस है, समटाइम ये भी होता है कुछ खवातीन जीन्स बहुत वेरी करती हैं, उनको भी ये एक रिसर्च के मुताबिक ये भी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बॉन्स के इशू हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है कुछ? अब आप अपने मसल को टाइट रखेंगे, उसे आपकी मूवमेंट है ही नहीं, आपने बैठना है, मसल वीक होंगे, बोन्स पे लोड आएगा तो आपकी बोन्स ऑटोमेटिकली वीक होंगी। अब नी जॉइंट होता है क्या, हमारा नी जॉइंट ऐसा इस तरह से होता है। अब जब हम ओवर यूज एक्टिविटी करते हैं, या जिस तरह मैंने बात की आर्थराइटिस की, जेनेटिक डिजीज है, उसमें क्या होता है, एक साइड से हड्डी जुड़ जाती है, एक साइड से स्पेस ज्यादा हो जाती है, जिसको आम जुबान में कहते हैं कि घुटनों में खला आ गया या खला
कम Space हो आ गया। जाती है। दरअसल ये स्पेस कम हो जाती है। स्पेस कम हो जाने की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, क्योंकि दोनों के मिड में एक लुब्रिकेंट लेयर होती है, वो खत्म हो जाती है, हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और घुटनों में पेन ज्यादा होती है। अगर इसी के साथ हम बैक पेन की बात करें तो बैक पेन की सबसे बड़ी कॉज है सी सेक्शन। खवातीन में पोस्ट ऑपरेटिव सी सेक्शन वुमेन में कमर में इंजेक्शन लगता है, उसके बाद उनमें शैटिका के सिम्टम 80 to 90% हमें देखने को मिलते हैं। यदि हर खवातीन में पाए जाते हैं या फिर 80 to 90% फीमेल में आते हैं ही आते हैं। अब इस तरह ये आपको बाद में 4 से 5 साल बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं प्रॉपर। इसके पीछे क्या वजूहात है? इसके पीछे रीजन ये है कि इंजेक्शन जो लगता है आपकी वो बैक में लगता है, लो बैक में। अब उसकी वजह से आपको बाद में शैटिका के सिम्टम आते हैं, कमर से दर्द आपके टांग में जाती है। हमारे मोरे होते हैं L4, L5, S1 के लेवल पे, कमर के निचले मोरे जिन्हें कहा जाता है, तो उसके अंदर आपके इशू आता है, नर्व कंप्रेशन आ रही होती है, डिस्क हर्निएशन हो जाती है, डिस्क बल्ज हो जाता है। ये सारी कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। अब उसी के साथ अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए एक ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इसके लिए ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको कहा जाता है मैकेंजी एक्सरसाइजेज। मैकेंजी एक्सरसाइजेज, अगर हम इसको सर्च करेंगे तो ये एक चार्ट एक्सरसाइजेज का हमारे सामने आ जाएगा। हमें वो एक्सरसाइजेज को अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए। एक्सरसाइज करना जो बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ जाता है, तो उम्मीद करती हूँ आज आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और इस पर अमल भी आप करेंगे। तो इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ जाता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।